नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनई इंफ्रा के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट का विकास भारत के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न अंग है जिसके अंतर्गत भारत के 8 राज्य आते हैं। भारत के कुल जंगलों का 25% जंगल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट में एशिया का सबसे साफ गांव मोलिनोंग भी स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड और सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी नॉर्थ ईस्ट में ही मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट के कई जनजाति ऐसी है जहां महिलाएं घर की प्रधान होती है। अगर भारत के जेंडर इक्वालिटी का बेस्ट एग्जांपल देखना चाहते हो तो एक बार नॉर्थ ईस्ट के राज्य जरूर विजिट कीजिए। हिमा दास, मैरी कॉम, मीराबाई चानू जैसे न जाने कितने ही एथलीट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही ताल्लुक रखती है, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट का मान और गौरव बढ़ाया है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वोत्तर के राज्य का विकास भारत के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। असम को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्यों में आजादी के 75 साल बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मामले में इतना पीछे है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का विकास कैसे हो सकता है, और इन राज्यों का विकास भारत के लिए क्यों जरूरी है। इन सब के बारे में दोस्तों आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देरी न करते हुए आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य आते हैं। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। और इनमें से अगर सिक्किम राज्य को हटा दिया जाए तो अन्य 7 राज्य भारत के 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। और ये सभी राज्य मेनलैंड इंडिया से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। इस कॉरिडोर की लंबाई सिर्फ 22 किलोमीटर है और यही कॉरिडोर मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। ये सभी राज्य ईस्टर्न हिमालय की गोद में बसे हुए हैं, जहां पर भारत की जनसंख्या के कुल 3.7% लोग रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जरिए भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत कर सकता है। पूर्वोत्तर के राज्य नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ कुल 5182 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अगर एक स्ट्रेटेजी के तहत यहाँ पर विकास किया जाए तो इससे भारत की इकोनॉमी में मजबूती आएगी और साथ ही पॉलिटिकल दृष्टि से भी भारत के लिए अच्छा होगा। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है और जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन जीडीपी के आंकड़े को पार करना है तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आने वाले समय में देश के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर एक रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट वन हॉर्न राइनो, ब्रो एंटलर्ड डियर का घर है। यहाँ पर 3600 से ज्यादा इंसेक्ट्स की प्रजातियाँ पाई जाती है। 236 प्रकार की मछलियों की प्रजातियाँ, 550 प्रजातियों की पक्षियाँ और 160 से ज्यादा स्तनधारी प्रजातियों की संख्या नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। इतना सब होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य भारत के अन्य राज्यों से पीछे है, जिसके कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स, पॉलिटिक्स, सोशल कॉजेस, हिस्टोरिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता था, यानी कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर ब्रिटिशर्स पैसा कमाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें इन राज्यों से कोई सरोकार नहीं था। इतिहास के पन्ने उठाकर देखा जाए तो भारत के जितने भी बड़े साम्राज्य हुए हैं उन सभी में से नॉर्थ ईस्ट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और मेनलैंड इंडिया में ही सभी राजवंशों का फोकस रहा है। आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विकास लाने के लिए सरकार ने इन राज्यों को स्टेटहुड का दर्जा देना शुरू कर दिया। सन 1950 में असम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट घोषित कर दिया गया। सन 1963 में नागालैंड को फॉर्मल स्टेट का दर्जा मिला। इसके बाद 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को स्टेटहुड का दर्जा सरकार ने दिया। 1975 में सिक्किम और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य घोषित किया गया। सरकार का मानना था कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ के लीडर्स अपने अपने राज्य में विकास की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में तेजी से तरक्की होगी, और इसका असर देखने को भी मिलता है। आज भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का लिटरेसी रेट काफी बेहतर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई 200 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। यहाँ के डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन, भाषाएं भारत के गौरव का प्रतीक है।
नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बेहतर विकास के लिए सरकार ने आर्टिकल 371 के तहत इन राज्यों को कई विशेष अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड के रिलीजियस एंड सोशल कल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है। साथ ही कस्टमरी लॉ के तहत इस राज्य के लोग और सरकार यहाँ के संसाधनों को अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर, 371G के तहत मिजोरम, 371F के तहत सिक्किम और 371H के तहत अरुणाचल प्रदेश को इसी प्रकार के कई स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन इन सब प्रोविजंस का लाभ ये राज्य पूरी तरह से उठा नहीं पाते हैं। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था में 3% का योगदान भी नहीं दे पाते और जितना योगदान देते हैं उसमें से भी 2/3 योगदान सिर्फ असम राज्य का होता है। दरअसल दोस्तों, इन 8 राज्यों में लो इंडिपेंडेंट रेट का कारण यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन भी है। इन सभी राज्यों में साल भर काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। मौसम का मिजाज कभी भी बदल जाता है और कई बार भयंकर तूफान भी आ जाते हैं। चेंजेस इन कोर्स ऑफ रिवर्स, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, नैरो वैलीज, हिली एरियाज के कारण सॉइल इरोजन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं यहाँ पर बिल्कुल आम बात है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी नुकसान होता है और इन्हीं वजहों से यहाँ पर रोड्स और रेलवेज जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आज भी भारी कमी देखने को मिलती है। कुछ मुख्य और बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जगह ऐसी है जहाँ तक रेलवे की सुविधा मौजूद ही नहीं है। एयरपोर्ट के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हजारों गांव के लोग आज भी कच्चा रास्ता पार करके अपने गांव तक पहुंचते हैं। नॉर्थ ईस्ट में विकास न होने के सोशल और पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। आज़ादी के बाद लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था और चाइना इसे कई बार अपनी टेरिटरी भी घोषित कर चुका था। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा था। बांग्लादेश से लाखों की संख्या में रेफ्यूजीज आकर इन राज्यों में बस गए थे। मणिपुर, नागालैंड और असम जैसे राज्यों में स्ट्राइक कल्चर आज भी कॉमन है। कोई भी विकास की बात की जाती है तो यहाँ के लोग स्ट्राइक करने लगते हैं। क्या नेता, क्या आम इंसान, सब लोग धड़ल्ले से बैठ जाते हैं रास्ते पर। वहीं यहाँ के रिबेल्स ग्रुप आग में घी डालने का काम करते हैं और विकास के कार्यों में रुकावट पैदा करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी वजह से दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज इन राज्यों में इन्वेस्ट करने से डरती है। स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छी सुविधा इन राज्यों में नहीं है। हालांकि गुवाहाटी जैसे बड़े शहर आज एजुकेशन हब बन रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों और छोटे शहरों में हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा सुधरे नहीं हैं। इस कारण हर साल हजारों लोग नॉर्थ ईस्ट से माइग्रेट कर मेनलैंड इंडिया आते हैं। यहाँ पर वो लोग अच्छी शिक्षा और रोजगार की तलाश में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट की राज्य सरकारों के पास टैक्स के रूप में बहुत कम पैसा आता है। इंटरनल रिसोर्सेज का भी वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसी वजह से केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद के सहारे ही ये राज्य निर्भर रहते हैं। आज भी ज्यादातर रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो रहती है। लिमिटेड वर्क सीजन, फर्टाइल लैंड, फॉरेस्ट क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन जैसी समस्याएं आज भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार काफी मेहनत कर रही है। पिछले कुछ सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार कई योजनाएं, स्कीम्स और पॉलिसीज लेकर आ रही है। लुक ईस्ट पॉलिसी अभी तक की सबसे प्रमुख पॉलिसी मानी जाती है। साल 2001 में सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के बेहतर विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की स्थापना की थी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इंटरनेशनल फंड्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के जरिए भी नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। पॉलिसी फोरम द्वारा भी इन राज्यों की समस्याओं को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इन्हें दूर करने की प्लानिंग की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में एमएसएमई सेक्टर के जरिए ग्रोथ और इक्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने निकल कर आई है कि छोटे एंटरप्राइजेस मिलकर बड़ी कंपनियों से ज्यादा आउटपुट देते हैं और जीडीपी में भी मजबूती प्रदान करते हैं। नेचुरल बैम्बू मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन से हस्तशिल्प के कारीगरों को प्रोत्साहन मिल रहा है। साल 2018 में गुवाहाटी में सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। एक नियम के अनुसार सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों को अपने बजट का 10% इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में करना होगा। पिछले 2 सालों के अंदर 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण नॉर्थ ईस्ट में किया जा चुका है।
दर्जन से ज्यादा नेशनल हाईवे इन राज्यों में बनाए जा चुके हैं और ये काम अभी भी जारी है। कुल मिलाकर 92,000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 1,20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। कई नए एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन प्लांट्स और ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इको टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म में भी बढ़ोतरी होगी। असम और मेघालय में सदियों से चला आ रहा बॉर्डर डिस्प्यूट भी समाप्त कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए भारत एशियन देशों के साथ संबंध मजबूत करना चाह रहा है। नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार तक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। RHITIDDIM रोड प्रोजेक्ट के जरिए भी भारत के एक्सटर्नल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जापान कई नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। IMT हाईवे प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ा जाएगा। इन सब के अलावा नॉर्थ ईस्ट के जरिए भारत की GDP 5 ट्रिलियन के आंकड़े को बहुत ही जल्दी पार कर सकती है। भारत के कुल 18% हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेस नॉर्थ ईस्ट में ही मौजूद है। इनके जरिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता जो है वो कम होगी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 50,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। 190 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैसेस का भंडार मौजूद है। 900 मिलियन टन्स कोयला नॉर्थ ईस्ट के खानों में मौजूद है। 500 मिलियन टन से भी ज्यादा नेचुरल ऑयल का भंडार भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। साथ ही मिनरल रिसोर्सेज के मामले में भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य पीछे नहीं है। 5,000 मिलियन टन से भी ज्यादा तो सिर्फ यहाँ पर लाइमस्टोन मौजूद है। कई प्रकार के एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, बैम्बूस नॉर्थ ईस्ट में बड़ी संख्या में मौजूद है। इन सब का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो भारत दोस्तों बहुत ही कम समय में एक लंबी उड़ान भर सकता है। इससे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के जरिए यदि भारत विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है तो यहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं वो भी पैदा होंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आज भी मेनलैंड इंडिया के न जाने कितने लोग और नेता हैं जो नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भारत का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ गलत बिहेव करते हैं। यहाँ के लोगों के साथ होने वाले रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना बहुत जरूरी है। साथ ही उन लोगों के सोच में भी बदलाव लाना होगा जो नॉर्थ ईस्ट को पिछड़ा हुआ समझते हैं। उन्हें लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य किसी भी काम के नहीं हैं और इन्हें सिर्फ बोझ मानते हैं। लेकिन इन राज्यों की खासियत यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, लोगों की काबिलियत और संसाधनों को देखने के बाद ये मुमकिन है कि नॉर्थ ईस्ट को देखने का जो नजरिया है लोगों का वो बदलेगा। तो दोस्तों ये है वो कारण जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट की सख्त जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबका इस बारे में क्या राय है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।